दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जीरो अकेडमी पे। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज वाले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज वाले वीडियो में हम हिस्ट्री का अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री में हम आज पढ़ेंगे क्या? आर्यों के राजनीतिक जीवन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आर्यों के राजनीतिक जीवन के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा क्या था तो देख लीजिएगा। जब भी आर्यों के राजनीतिक जीवन की बात की जाती है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने से पहले थोड़ा बैक में हम चलते हैं कि हमने इससे पहले पढ़ा क्या था। कि इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आरण्य क्या होता है, उपनिषद क्या होता है। इस चीज़ के बारे में मैंने पूरी डिटेल आपको पिछले वाले वीडियो में दी हुई है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपको जो वीडियो जो है हमारे जितने भी वीडियो हैं वो अच्छे लगते हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और घंटी वाले बटन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाला अगला वीडियो आपको पता चलता रहे। देखिएगा, आर्यों के राजनीतिक जीवन की जब भी बात की जाती है तो आर्यों से रिलेटेड मैंने बातें आपको कुछ बताई हुई थी। जब वैदिक सभ्यता की बात की जाती है तो वैदिक सभ्यता के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं। कि जब भी आर्य की बात की जाती है तो मैंने आर्य का शाब्दिक अर्थ बताया था। तो आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ कुल में जन्मा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो उसको क्या कहा जाता है? आर्य कहा जाता है। आर्यों के भारत में आगमन को लेकर अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग मत दिए थे। उसके लिए मैंने आपको 3 व्यक्तियों का नाम बताया था। एक थे दयानंद सरस्वती जिन्होंने अपना मत दिया था। एक कौन थे? आपके बाल गंगाधर तिलक थे जिनका मानना कुछ और था। इनका मानना बाल गंगाधर तिलक। दूसरा व्यक्ति कौन था? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने भी एक सिद्धांत दिया था। इन्होंने आर्यों को कहाँ का निवासी बताया था? ध्रुवों का। दयानंद सरस्वती ने कहाँ का निवासी बताया था? तिब्बत का। और जब भी बात की जाती है तीसरे व्यक्ति कौन थे तो तीसरे एक व्यक्ति थे मैक्स मूलर। कौन थे? मैक्स मूलर। इन सभी बातों पे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि भाई अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए। दयानंद सरस्वती ने ये कहा था कि आर्य जो है वो मूलतः कहाँ के निवासी हैं? तिब्बत के। कि भाई जो भारत में जो आर्य आए थे वो कहाँ के निवासी थे? तिब्बत के। बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था कि आर्य कहाँ के निवासी हैं? ध्रुवों के। तो ये दोनों सिद्धांत अलग अलग व्यक्तियों ने दिया था कि भाई जब भी दयानंद की बात करेंगे तो उनके लिए आपको एक बात याद रखनी है कि उन्होंने ये कहा था कि आर्य जो भारत में सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र में आकर बसे थे वो किसी न किसी ध्रुव के निवासी थे। ये बात कही थी बाल गंगाधर तिलक ने। और दयानंद सरस्वती का मानना था कि ये तिब्बत के निवासी थे। मैक्स मूलर ने ये कहा था कि भाई आर्य कहाँ के निवासी हैं? मध्य एशिया के। और इसी चीज़ को माना भी जाता है कि भाई आर्य कहाँ के निवासी हैं? मध्य एशिया के। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ है। तो जब भी आर्य भारत में सिंधु नदी के आसपास, सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के आसपास वाले क्षेत्र में आकर बसते हैं तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सब संदर्भ प्रदेश कहा जाता है। और देखिएगा कि जब आर्य भारत में आते हैं तो इनका राजनीतिक जीवन कैसा था? कि मतलब ये कैसे राजनीतिक जीवन में इनकी दशा क्या थी? कि जब भी बात की जाती है आर्यों की सबसे छोटी इकाई, तो आर्यों की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? परिवार थी। कि भैया सबसे छोटी इकाई कौन थी? परिवार थी। और परिवारों से मिलकर क्या बनते थे? कुल बनते थे। और कुल के मिलने से क्या बनते थे? विष बनते थे। क्या बनते थे? विष का निर्माण होता था। तो जब भी बात की जाती है आर्यों के राजनीतिक जीवन की या परिवार की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी? परिवार होती थी। और परिवारों के मिलने से कुल का निर्माण होता था। और कुलों के मिलने से किसका निर्माण होता था? विष का निर्माण होता था। और विष के बाद क्या बनते थे? जनपद बनते थे। ठीक है दोस्तों, क्या बनते थे? जनपद या जन का निर्माण होता था। तो देखिएगा कि जब भी आपसे पूछा जाए कि आर्यों के टाइम पे परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? परिवार की सबसे छोटी इकाई होती थी आपकी राजनीतिक जीवन में आर्यों की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? परिवार कहा जाता था। परिवारों के मिलने से कुल का निर्माण होता था। कुल से विष का और विष से जन या जनपद का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि जब भी आपसे पूछा जाए कि महाजनपद और राज शब्द का उल्लेख, महाजनपद और राज शब्द का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में था। महाजनपद और राष्ट्र, तो दोनों शब्द जो है ऋग्वैदिक काल में नहीं जाने जाते थे। पूरे के पूरे ऋग्वेद में राज शब्द का उल्लेख सिर्फ और सिर्फ एक बार मिलता है। यही जब जनों से मिलकर आगे जो है जनों से मिलकर उत्तर वैदिक काल में जनपदों का महाजनपदों का निर्माण होता है। तो और आगे चल के जो है टोटल 16 महाजनपद बनेंगे। तो महाजनपदों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए आर्यों की राजनीतिक स्थिति के बारे में तो आर्यों की सबसे छोटी इकाई को परिवार कहा जाता था। और उसके बाद बात आती है कि भाई आर्यों के टाइम पे आर्य जो थे वो मात्र सत्तात्मक थे या पितृ सत्तात्मक? जब भी आपसे पूछा जाए वैदिक सभ्यता की बात की जाए, वैदिक में भी ऋग्वैदिक काल की बात की जाए तो ऋग्वैदिक काल में जो लोग थे वो पितृ सत्तात्मक थे। कौन से? पितृ सत्तात्मक।
ठीक है दोस्तों। और उसके बाद अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे राजनीतिक जीवन कैसा था, मात्र सत्तात्मक की। ऐसा परिवार जहाँ पे पहले किसकी चलती थी, जहाँ पे फाइनल डिसीजन किसके हों, माता जी के, तो उस परिवार को मात्र सत्तात्मक कहा जाता है। जहाँ पे फाइनल डिसीजन पिताजी के हों तो वहाँ पे उसे क्या कहा जाता था, पितृ सत्तात्मक कहा जाता था। उसके बाद देखिएगा कि बात आती है भाई इनके हेड को क्या कहा जाता था, कि भाई आर्यों में परिवार के हेड को क्या कहा जाता था, या कुल के हेड को क्या कहा जाता था। तो देखिएगा कि जब भी बात की जाती है परिवार के हेड को, परिवार के हेड को क्या कहा जाता था, गृहपति कहा जाता था। कि जब भी आपसे पूछे कि आर्यों के टाइम पे परिवार के हेड को क्या कहा जाता था, गृहपति, कुल के हेड को क्या कहा जाता था, कुलपति, विष के हेड को क्या कहा जाता था, विषपति, या सॉरी विष क्या कहा जाता था, विषपति। और जन के हेड को क्या कहा जाता था, जन के हेड को क्या कहा जाता था, आपका गोप या रक्षक कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, गोप या रक्षक कहा जाता था। तो टोटल ये राजनीतिक जीवन का स्तर था। जब भी आर्यों के राजनीतिक जीवन की बात की जाती तो परिवार की सबसे छोटी इकाई, आर्यों के जो जीवन की सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी, परिवार। परिवार के हेड को गृहपति, कुल के हेड के कुलपति, विष के हेड को विषपति, और जन या जनपद के हेड को क्या कहा जाता, तो गोप या रक्षक कहा जाता था। उसके बाद देखिएगा कि जब भी बात आती है कि टोटल ऋग्वेद में विष शब्द का उल्लेख, ऋग्वेद में विष शब्द का उल्लेख टोटल 171 बार मिलता है। कि जब भी हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में विष शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है, 171 बार। और उसके बाद जन की बात की जाती है तो जन का उल्लेख पूरे ऋग्वेद में आपको मिलता है 235 बार। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा आपसे एग्जाम में कि कितनी बार इन शब्दों का प्रयोग किया गया, तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या होता था। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि आर्यों की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहा जाता था, जन कहा जाता था, जिसका निर्माण विषों के मिलने से होता था, और विष का निर्माण कुलों से, और कुल का निर्माण होता था परिवार से। यही प्रथा आज भी चली हुई आ रही है कि भाई आपने देखा होगा अपने आसपास वाले मोहल्ले में, तो जो आपके परिवार के जो लोग रहते हैं, उन आपके परिवार के जो लोग होते हैं उन्हीं से मिलकर आपके कुल का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा अगला टॉपिक देखिएगा कि अगला टॉपिक हम बात करेंगे विदत के बारे में, कि विदत क्या होता था। कि जब भी बात की जाती है विदत की, विदत, तो देखिएगा विदत क्या होता था कि आर्यों के टाइम पे ऐसी संस्था जहां पे शिक्षण कार्य किया जाता था, आर्यों के टाइम की ऐसी संस्थाएं जहां पे शिक्षण कार्य किया जाता था, उन्हीं को क्या कहा जाता था, विदत कहा जाता था। आर्यों के समय शिक्षण कराने वाली संस्थाओं को क्या कहा जाता था, विदत कहा जाता था। क्या कहा जाता था, विदत कहा जाता था। जब भी आपसे पूछा जाए आर्यों के टाइम पे शिक्षण कराने वाली संस्थाओं को क्या कहा जाता था, विदत कहा जाता था। या ऐसे कह सकते हैं जहाँ पे अध्यापन का काम होता हो, जहाँ पे लोगों को पढ़ाने का काम होता हो, उसी को क्या कहा जाता था, विदत कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिएगा जब भी विदत की बात की जाती है तो विदत शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में टोटल 123 बार मिलता है। जब भी ऋग्वेद की बात की जाती है तो ऋग्वेद में टोटल 123 बार विदत शब्द का उल्लेख मिलता है। उसके बाद देखिएगा अगला कि इसमें भाई लेडीजों को पढ़ने की अनुमति थी। जब भी विदत की बात की जाती है तो विदत में जो है महिलाओं को पढ़ने की अनुमति थी, महिलाओं को जाने की अनुमति थी। तो यहाँ से ये चीज़ सिद्ध हो जाती है भाई जब भी बात की जाती है वैदिक काल की, वैदिक काल में भी ऋग्वैदिक काल की, वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल की, तो ऋग्वैदिक काल के टाइम पे महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी कि भाई महिलाओं को पढ़ने के लिए किसी भी संस्था में जाने की अनुमति थी। उसके बाद बात आती है सभा की। सभा क्या होता था कि सभा में क्या होता था कि गाँव के जितने भी विद्वजन थे, गाँव के जितने भी विद्वजन थे उनको भाग लेने का अधिकार होता था। कि गांव में जितने भी पढ़े लिखे लोग, मतलब जो जितने भी विद्वान टाइप के लोग होते थे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसको जो है उस सभा में भाग लेने की अनुमति थी। तो ऐसी सभा जिसमें गांव के समस्त विद्वजन भाग लेते थे और कौन से मसलों पर हल निकालेंगे, सामूहिक मसलों पर निर्णय लिया जाता था। कि सामूहिक मसलों पर निर्णय लेने वाली सभा को क्या कहा जाता था, सामूहिक मसलों पर निर्णय लेने की जो बैठक की जाती थी उसी को क्या कहा जाता था, सभा कहा जाता था। और इस सभा में बैठक लेने का इस सभा में बैठने का अधिकार किसको था, इस सभा में महिलाओं को भी बैठने का अधिकार था या महिलाओं को भी भाग लेने का अधिकार था। तो इन दोनों चीज़ों से ये पता चल जाता है कि भाई महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल में बहुत अच्छी थी, क्योंकि उनको अच्छी अच्छी जगहों पर जाने की अनुमति थी। कि भाई पढ़ाई लिखाई के लिए भी महिलाएं जा सकती थी, और अगर कहीं पे कोई सभा होती थी तो उसमें अपना डिसीजन भी ले सभी। बात की जाती है सभा की, तो सभा को ऋग्वेद में क्या कहा गया, नरिष्ठा कहा गया। क्या कहा गया,
नरिष्ठा कहा गया है। और टोटल ऋग्वेद में 8 बार सभा शब्द का उल्लेख मिलता है। कितनी बार शब्द का उल्लेख मिलता है? 8 बार। आज वाले वीडियो में हमने पढ़ा गया अभी तक कि भाई हमने बात की आर्यों के राजनीतिक जीवन के बारे में, कि आर्यों के राजनीतिक जीवन की जब भी बात करते तो वहाँ पर सबसे छोटी इकाई क्या थी? आर्यों के समय सबसे छोटी इकाई परिवार थी। और परिवार के हेड को क्या कहा जाता है? गृहपति। परिवारों से मिलकर कुल का निर्माण होता है, कुल के हेड को कुलपति, और कुल के मिलने से किसका निर्माण होता है? आपका विष का, और विष के हेड को विषपति कहा जाता है। और विषों के मिलने से आपके किसका निर्माण होगा? जनपद या जन का। तो जन के हेड को क्या कहा जाता था? रक्षक या गोप कहा जाता था। उसके बाद देखिएगा अगला देखिएगा टॉपिक, कि अगला टॉपिक है हमारा समिति। कि जब भी बात की जाती है सभा की, तो सभा को ही किस नाम से जाना जाता है? नरिष्ठा के नाम से जाना जाता था। इसमें महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। और सभा में क्या होता था कि सामूहिक मामलों पे निर्णय लेने का काम किया जाता था। बात आती है समिति की, तो समिति में कौन भाग लेता था? समिति की जब भी बात आती है तो समिति में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि महिलाओं का भाग लेने का अधिकार समिति में था या नहीं, तो आपको सिंपली एक बात याद रखनी है कि महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था। उसके बाद दूसरा काम क्या किया जाता है कि दूसरा, इसमें कौन भाग लेते थे? कि इसमें भाग लेने के लिए क्या होना चाहिए था? या तो युवा होने चाहिए थे आप, या आप पैसे वाले होने चाहिए थे। इसमें या तो आप धनाढ्य हो, या युवा हो, या फिर आप विद्वान हो। कि इसमें पुरुषों की वह कैटेगरी भाग लेती थी जो क्या होते थे? युवा, धनाढ्य, विद्वान होते थे। तो वो किस में भाग लेते थे? आपके समिति में भाग लेते थे। जब भी बात की जाती है ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में सभा और समिति को क्या कहा जाता था? राजा की पुत्रियों की उपाधि दी गई। ऋग्वेद में समिति और सभा को राजा की पुत्रियां कहा गया है। क्यों कहा गया था? क्योंकि अगर किसी भी राजा को हटाना होता था या किसी भी राजा को अपॉइंट करना होता था, तो ये काम किसके द्वारा किया जाता था? समिति के द्वारा। कि किसी भी राजा को हटाने और उसको उसके पद पे नियुक्त करने के लिए जो है कौन डिसीजन लेती थी? समिति डिसीजन लेती थी। और समिति में होते कौन थे? या तो आप युवा होने चाहिए थे, या आप पैसे वाले होने चाहिए थे, या आप पढ़े लिखे होने चाहिए थे। तो सब समिति और सभा को राजा की पुत्रियां कहा गया। राजा की पुत्रियां कहा जाता था। ये किसी भी राजा की नियुक्ति और उसको पद से हटवा सकती थी, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? राजा की पुत्रियां कहा जाता है। उसके बाद बात आती है भाई आर्यों के सामाजिक जीवन की। कि अगला देखिएगा टॉपिक, अगली बात करेंगे हम आर्यों के सामाजिक जीवन की। कि भाई आर्य क्या खाते थे, क्या पीते थे, या ये कैसा रहन सहन था इनका। तो देखिएगा कि जब भी आर्यों के सामाजिक जीवन की बात की जाती है, सामाजिक जीवन की बात की जाती है, तो आर्य जो है वो संयुक्त परिवार में रहते थे। संयुक्त परिवार का मतलब भैया ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, संयुक्त परिवार में रहते थे। और जीवन की बात की जाती है तो आर्य कैसे परिवार में रहते थे? संयुक्त परिवार में रहते थे। दूसरा कि मैंने अभी बात की थी भाई आर्यों के टाइम पे या ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे उनके टाइम पे परिवार में जो प्रथा थी वो कौन सी थी? पितृसत्तात्मक थी। यानी कि फैमिली के जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते थे वो कौन लेता था? पिता लेते थे। और जब भी सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाती तो वहाँ पे ये प्रथा जो थी वो कौन थी? मातृसत्तात्मक। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात आती है कि आर्य खाते क्या थे? तो आर्य जो है मीठे के रूप में शहद का इस्तेमाल करते थे। आर्य मीठा खाने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? शहद का। और ज़्यादातर चीज़ें क्या खाते थे? दूध खाते थे। ठीक है दोस्तों। दूध या दूध से निर्मित वस्तुएं खाते, दूध या इससे निर्मित वस्तुओं का खाना खाते। मतलब ये पूरी तरीके से शुद्ध शाकाहारी थे, शुद्ध शाकाहारी। ठीक है दोस्तों। कैसे थे? शुद्ध शाकाहारी थे। आर्य स्टार्टिंग में कैसे थे? शुद्ध शाकाहारी थे। और ये जो है मांस मछली वाले व्यक्तियों से क्या, जो मांस और मछली खाता था इनसे क्या करते थे? घृणा करते थे। मांस मछली खाने वालों से घृणा करते थे। ठीक है दोस्तों। क्या करते थे? घृणा करते थे। उसके बाद बात आती है कि भाई देखिएगा जब भी आर्यों के सामाजिक जीवन की बात की जाती है तो ये कैसे परिवार में रहते थे? संयुक्त परिवार में रहते थे। आर्यों के टाइम पे जो घरों में जो प्रथा थी वो कौन सी थी? पितृसत्तात्मक थी। और जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाती है तो सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। मीठे के रूप में आर्य किसका इस्तेमाल करते थे? शहद का। और क्या खाते थे? दूध या उससे निर्मित वस्तुएं उनका यूज करते थे। और पूर्णतः शुद्ध शाकाहारी थे। ये मांस मछली खाने वालों से घृणा करते थे। उसके बाद बात आती है कि भाई एक इन्हीं के टाइम पे एक पेय पदार्थ था सोमरस। क्या था?
सोमरस। जैसे वर्तमान में आपका जो लिक्कर होती है, जो दारू होती है, जो शराब होती है, उसी टाइप से आर्यों के टाइम पे एक सोमरस चलता था, जो इनका प्रिय पेय पदार्थ होता था। इनका प्रिय पेय पदार्थ क्या रहता था आपका? सोमरस। प्रिय पेय पदार्थ, प्रिय पेय पदार्थ क्या रहता था? सोमरस रहता था। उसके बाद गाय को ये जो है सबसे पवित्र पशु मानते थे, गाय को सबसे पवित्र पशु मानते थे। ठीक है भाई, या ये कह लीजिएगा कि गाय की हत्या करना जघन्य अपराध था इनकी नज़र में। मतलब आर्यों के टाइम पे गाय को आप मार नहीं सकते थे, या ये कह सकते हैं कि ना मारने योग्य पशु किसे बताया था इन्होंने? ना मारने योग्य बताया था गाय को। गाय को पहले इस्तेमाल कैसे किया जाता था कि भाई अगर आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है तो गाय से ही क्रम विनिमय का जो संसाधन था वो सिर्फ और सिर्फ गाय थी, कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप उसके बदले गाय देंगे, और आप से कुछ हमको चाहिए तो हम उसके बदले क्या देंगे? आपको गाय देंगे। ये बात जो है कौन से टाइम पे प्रचलन में थी? आर्यों के टाइम पे। उसके बाद बात आती है ऋग्वेद में गौ शब्द का उल्लेख कितनी बार है? तो ऋग्वेद में गौ शब्द के उल्लेख की बात करते हैं तो 176 टाइम किसका उल्लेख है? गौ शब्द का। और इसी गौ शब्द को या गाय को शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है? एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है शतपथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में क्या कहा गया है? गाय को अघन्या कहा गया है। कि गाय को अघन्या कौन से ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में गाय को अघन्या कहा गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा। आपको जो है उचित रिप्लाई आपका वहाँ कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।